राज्यपाल का चर्चा किस अनुच्छेद में? 153। सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णय का पुनरावलोकन कर सकता है। 137। सर्वोच्च न्यायालय परामर्श ले सकता है कि दे सकता है? राष्ट्रपति परामर्श ले सकता है सर्वोच्च न्यायालय से। 143। ठीक है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगा। 151। राज्यपाल का पदावधि 156। राज्यपाल का पदावधि 156। क्या बोले थे? राष्ट्रपति के पदावधि में 100 जोड़ दोगे। राष्ट्रपति का किस में है? 56 में। तो राज्यपाल का किस में हो जाएगा? 156। ठीक है। राज्यपाल का क्षमादान का शक्ति 161 और राष्ट्रपति का 72। ठीक है। विधान परिषद की संरचना 171। विधान परिषद की संरचना 171। ठीक है। देखो, जिसको याद नहीं है, जो भूल गए हो, रफ में कम से कम जो पूछते हैं ना उसको लिख लो और रूम पे जाके उसको एक बार पढ़ लो। जब तक रोज मेहनत नहीं करोगे इस पर, कहीं का नहीं छोड़ेगा, ये भूलना तय है। ठीक है। इसीलिए जिसको नहीं जो आ रहा है तो एक नंबर लिखने में कितना देर लगेगा? एकदम चुपचाप गाँव की तरफ बैठा रहता है, नहीं आ रहा है, दो ऐसे करके 5 मिनट निकाल दोगे, कहानी खत्म हो गया। कम से कम नहीं आ रहा है, सीखने का प्रयास तो करो। लिख लिए, जाके रूम पे देख लिया, यार ये सर पूछे थे नहीं आ रहा है, एक बार देख लिए। 2 दिन नहीं आएगा, 4 दिन नहीं आएगा, 5 दिन नहीं आएगा, फिर आएगा कि नहीं आएगा? इतना ध्यान रखना, कोई तुम्हारे लिए नौकरी और थाली में सजा के नहीं रखा हुआ है कि आओ बाबू तुम्हारे लिए रखे हुए हैं तो ले लो। नहीं कोई बैठा हुआ है। वो जो प्रवचन यूट्यूब पे देखते हो ना, एक सीट काफी है तुम्हारे लिए, यूं लग जाएगा, वो वहीं तक है। बोलना बहुत आसान है, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे कर दोगे, 4 लाइन पढ़ाएंगे, एग्जाम में छाप दोगे, ये करोगे, वो करोगे, और वहां जब जाओगे 4 लाइन से कुछ नहीं आएगा। वही पास करेगा जो मेहनत करता है। इसीलिए बोले ये सब प्रवचन सब पे ध्यान मत दिया करो। तुम लोग यूट्यूब पे ज्यादा देखता होगा मोटिवेशनल थॉट्स, कोई मोटिवेशन नहीं मिलता है। मोटिवेशन एक ही चीज है, अपने बाप माँ को देखो कि वो दिन भर किसी तरह कमा के तुमको पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, वही एक मोटिवेशन है, दूसरा कोई नहीं है। इसलिए वो सब से ध्यान ना दो। जो नहीं आता उसको सीखो, छोड़ने का कोई विकल्प है ही नहीं तुम्हारे पास। उच्चतम न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद में है? 124। और उच्च न्यायालय का 214। कितना पूछते हैं? 10-12 पूछते हैं। कम से कम अभी तो टारगेट बनाओ। अभी नहीं करोगे तो कब करोगे? हम तो 4 दिन में छोड़ देंगे, उसके बाद ऐसे ही पड़ा रहेगा तुम्हारा। जिसको नहीं आता है वो नहीं आएगा, सीखोगे थोड़ी ना। अब जो नहीं पढ़ा है उसका हमको समझ में आता है, चलो ठीक है वो अगले बैच में पढ़ लेगा। जो पढ़े हुए उसको थोड़ी पढ़ने देंगे अगले बैच में, उसका कोई विकल्प नहीं है। उसको हर हालत में अब इसी के साथ जीना होगा। एक बीमारी हो गया जिसको नहीं आ रहा है, जो अभी तक पढ़ लिया और उसको याद नहीं है, तो अभी ही समय है, जितना समय यूटिलाइज करो, नहीं तब इसी बीमारी के साथ जीना पड़ेगा। तुमसे 10 गुना ज्यादा मेहनत करने वाला बच्चा इसी प्रयास में लगा हुआ है कि उसको भी एक मिल जाए, और तुम सोचोगे किसी तरह माथा नोचते हुए सुबह उठे बैठ गए आगे चल हो जाएगा नौकरी, संभव नहीं है। इसलिए करो, मेहनत करो। राष्ट्रीय प्रतीक कब अपनाया गया? प्रतीक चिन्ह कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950। राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया? राष्ट्रीय झंडा कब अपनाया गया? राष्ट्रीय कैलेंडर कब अपनाया गया? 22 मार्च 1957। ठीक है। राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? शक संवत पर आधारित है। ठीक है। राजभाषा हिंदी का दर्जा कब मिला? 14 सितंबर 1949। संवैधानिक दर्जा अनुच्छेद 343। हिंदी दिवस कब से मनाना शुरू किए? 53 से। फाइकस बेंगालेंसिस क्या है? राष्ट्रीय वृक्ष। किस वर्ष से? मारवे करेंगे। क्या बोले थे? सारा वेजिटेरियन एक साथ है 50 में, फल वृक्ष और फूल ये 50 में। ठीक है।
नेलम्बो न्यूसिफेरा 1950 राष्ट्रीय फूल। पावो क्रिस्टेटस राष्ट्रीय पक्षी 1963। ठीक है। विरासत पशु हाथी हमको नहीं सुनना है, एलिफॉस इंडिका। अरे हाथी तो हो ही गया, वो पहला ही दिन हो गया है। ठीक है 2010। हमको इतना तो विश्वास है कि आम, इमली, कमरूद ये सब कर लोगे, हमको दूसरा वाला चाहिए, ये तो करिए लोगे। प्रथम भाषा आयोग का गठन 55 में किसकी अध्यक्षता में? बीवी खेर की अध्यक्षता में। ठीक है। नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1955 में। कितने तरीके से नागरिकता मिल सकते हैं? कितने तरीके से जा सकते हैं? जाने का कौन कौन तरीका है? त्याग, टर्मिनेशन और समापन और वंचन। तीनों का मतलब क्लियर है? त्याग स्वेच्छा से त्यागेंगे, समापन अगर कहीं का नागरिकता ले लेंगे तो समाप्त हो जाएगा, और अगर सरकार हमको मेरा नागरिकता समाप्त कर देती है तो इसको कहेंगे वंचन। और इसका मुख्य कारण है कि अगर कोई जो कि नागरिकता लिया हुआ है बाहरी आदमी, ठीक है, बाहरी आदमी नागरिकता लिया हुआ है और 7 वर्ष से वो ज्यादा बाहर में रहता है तो उसका नागरिकता क्या हो जाएगा? समाप्त, अगर इस 7 वर्ष में भारत नहीं आता है तो। ठीक है। और दूसरा और सारा कंडीशन तो याद ही होगा कि अगर धोखाधड़ी करके नागरिकता लिया है, संविधान के खिलाफ कार्य कर रहा है, देशद्रोह का कार्य कर रहा है तो उसका भी नागरिकता सरकार छीन सकती है। ठीक है। ये सब हम लोग देखे हुए थे। कितने तरीके से नागरिकता प्राप्त की जा सकते हैं? 5। कौन कौन सा? जन्म से, वंश से, देशीकरण, रजिस्ट्रेशन और क्षेत्र विस्तार। ठीक है। क्लियर है सर? ठीक है। एक आदमी का नाम बताओ जिनको बिना शर्त का देशीकरण द्वारा करना है। मदर टेरेसा 1948। देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत में कितना रहना जरूरी है? 12 महीना, 12 साल। कितना महीना लगातार? लास्ट का 1 साल, यानी 12 महीना रहना लगातार जरूरी है। कितने वर्षों में 11 साल तक रहने चाहिए? 14 वर्ष। ठीक है। अगर कोई रजिस्ट्रेशन से लेना चाहता है तो 7 वर्ष। ठीक है। चलो आज कुछ टर्मिनोलॉजी है, जल्दी जल्दी इसको खत्म करेंगे, फिर अपना अगले टॉपिक पे जाएंगे। दिख रहा होगा सबको टर्म्स क्या क्या है? एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई और नागरिकता अधिनियम में संशोधन। आज हम लोग ये सब करने वाले हैं। चलो एक एक करके देखते हैं। एनआरआई क्या होता है? नॉन रेसिडेंशियल इंडियन। ये क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब हुआ कि इसमें वे भारतीय हैं जो भारतीय तो हैं पर भारत में रह नहीं रहे। कौन आएंगे इसमें? वे भारतीय जो भारतीय तो हैं पर भारत में रह नहीं रहे। सबका कंडीशन समझते जाना, तभी एग्जाम में कर पाओगे, नहीं तो गलती हो जाएगा। एनआरआई, पीआईओ और ओसीआई ये तीनों ऐसे लोग हैं जो भारत में रहते नहीं हैं। कौन है ये तीनों? जो भारत में रहते नहीं हैं पर भारत से संबंधित हैं, भारत में उनको कुछ अधिकार मिले हुए हैं। यही तीनों का, इसीलिए हम लोग तीनों पढ़ते, नहीं तब नहीं पढ़ते। ठीक है। जिसमें से सबसे कॉमन जो तुम सुनते हो वो है एनआरआई। क्या है वो? एनआरआई। ये पूर्ण रूप से भारतीय हैं। एनआरआई जो है ये पूर्ण रूप से भारतीय हैं पर भारत में रहते नहीं। इनका कंडीशन है एनआरआई का कि भारत में इनको साल भर में 182 दिन से कम रहना है। कितना से कम? 182 दिन से कम भारत में रहेंगे। ठीक है। जो साल में 182 दिन से कम भारत में रहेंगे उनको हम एनआरआई कहेंगे। इसका मतलब इनके पास क्या हुआ? क्या टोका जी? तो कुछ बोला क्या? ठीक है। जो इंसान भारत का नागरिक है पर कहीं बाहर जाके सेटल कर चुका है और भारत वो आता है कभी कभी, लेकिन आने के साथ ही उसके साथ एक कंडीशन है, वो बाहर में रह रहा है, अपना पूरा जीवन चला रहा है, लेकिन उसके पास अभी भी जो पासपोर्ट है वो कहाँ का है? भारत का। वो पासपोर्ट एक बहुत मतलब इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है इंटरनेशनल लेवल पे। पासपोर्ट जानते हो ना सब? ठीक है। पासपोर्ट होल्डर जैसे तुमको कहा जाएगा, इसका मतलब वो तुम्हारा नेशनलिटी जानना चाह रहा है। जैसे तुम जात पूछते हो किसी तो बोल दो टाइटल क्या है, पूछते हो ना, ये टाइटल क्या है? अगर बोल दिया कि झा तो बोले वो ब्राह्मण है। बोल दिया मान लो यादव, यादव को यादव लगाते हैं जी, हाँ। अगर सिंह बोल दिया तो बोलोगे राजपूत है। यही ना होता है। हम लोग टाइटल समझकर ये देखते हैं कि आप कौन से जात का है। वैसे ही जैसे तुमसे कोई पूछा कहाँ का पासपोर्ट होल्डर है, तुम बोलोगे भारत का, इसका मतलब वो जान जाएगा तुम कहाँ का नागरिक है? भारतीय नागरिक। तो पासपोर्ट होल्डर वही होता है जो वहां का नागरिक होता है।
तो पहला चीज, क्या एनआरआई भारत का पासपोर्ट होल्डर है? तो आंसर करोगे हाँ, एनआरआई भारत का पासपोर्ट होल्डर है। इसका मतलब वो कहाँ का नागरिक है? भारत का नागरिक। लेकिन वो भारत में रह नहीं रहा है, वो रह रहा है विदेश में, और ज्यादातर भारत में पंजाब वाले क्षेत्र में ये ज्यादा मिलेंगे। कनाडा, वो लोग कहाँ रहता है? कनाडा में, ठीक है। कनाडा को वो लोग ऐसा कर दिया, वो कनाडा नहीं रह गया, वो कनाडा हो गया है, ठीक है। इन लोगों को कहेंगे एनआरआई। इनका एक कंडीशन है कि इनको भारत में साल भर में कितना दिन से कम रहना है? 182 दिन से। अगर ऐसा कोई है तो उसको हम एनआरआई का दर्जा दे देंगे, ठीक है। इनके पास सारे अधिकार होते हैं लगभग। इनके पास भारतीय नागरिकता होता है, पर ये भारत से बाहर रहते हैं। इन्हें सारा अधिकार लगभग प्राप्त है, कुछ अधिकार को छोड़कर सामान्यतः इनके पास सारा अधिकार होता है जो एक भारतीय नागरिक के पास होता है, ठीक है। याद रखोगे इतना सा। दूसरा बात, एनआरआई से याद रखोगे जो तुम्हारे स्कीम्स चलते हैं यहाँ पे, जो लोकल नागरिक के लिए स्कीम्स चलते हैं, ये सारे स्कीम्स का बेनिफिट उनको नहीं मिलता। जैसे मान लो बेरोजगारी भत्ता, एक एग्जांपल जो पर्टिकुलर यहाँ के नागरिक के लिए होगा, बेरोजगारी भत्ता कहाँ के नागरिक को मिलेगा? भारतीय नागरिक को मिलेगा। तो क्या कोई एनआरआई है, वो भारतीय नागरिक तो है, क्या उसको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा? आंसर है नहीं। वैसा कोई पर्टिकुलर स्कीम जो यहाँ के स्थानीय निवासी के लिए मिल रहा है। अब यहाँ एक टर्म आ गया, क्या आ गया? स्थानीय निवासी। तो भारत का मूल निवासी प्लस स्थानीय निवासी है तो उनके लिए कुछ खास स्कीम होता है। जैसे एक एग्जांपल दिए, बेरोजगारी भत्ता, जो यहाँ रह रहा है वही। अब जो कनाडा में रह रहा है उसका बेटा बेरोजगार है, तो क्या उसको भी बेरोजगारी भत्ता मिल जाएगा? नहीं। तो एनआरआई को ये सारी सुविधा उपलब्ध नहीं है। बाकी वोट देने का अधिकार, संपत्ति खरीदने का अधिकार, ये सारे अधिकार एनआरआई को हैं। हाँ, कंपेयर करोगे इंडियन सिटीजन और एनआरआई में, तो तुमसे एनआरआई को क्या है? थोड़ा कम अधिकार है। कहीं पर वो जाएंगे तुमको लीगल डॉक्यूमेंटेशन क्या करना होगा? तुमसे 2-4 ज्यादा करना होगा। जैसे तुमको जमीन खरीदना है तो तुम डायरेक्ट जाओगे, जमीन खरीदने के लिए अपना दस्तावेज दे दोगे, जमीन खरीदा जाएगा। पर उनको एक अलग से फॉर्म आएगा, हम क्या हैं? एनआरआई हैं, उस चीज का हमको सत्यापन करना होगा। तो तुमसे डॉक्यूमेंटेशन ज्यादा होगा, पर परमिशन लगभग सब चीज है। क्या वो वोट डाल सकते हैं? आंसर है हाँ, वोट भी वो डाल सकते हैं, ठीक है। भारत आएंगे वो, जब ऐसा नहीं कि वहीं से वो वोट डाल देंगे, अगर उनको वोट डालना है तो वो आएंगे लगभग, और बाकी सारे अधिकार हैं। क्या एनआरआई समझ में आ गया? इससे सिर्फ इतना ही याद रखना है, ये भारतीय नागरिक हैं, विदेश में रह रहे हैं, साल भर में 182 दिन से कम ये भारत में रहते हैं, इनको क्या कहेंगे? एनआरआई। अब अगला है पीआईओ। पीआईओ का फुल फॉर्म होता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ये फुल फॉर्म ही पहले याद रखना, फुल फॉर्म ही कई बार पूछ लेता है कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ये वर्ड से ही क्लियर लग रहा होगा कि इंडिया का मूल नागरिक है। क्या है ये? इंडिया का मूल नागरिक है, पर अब इंडियन नहीं है। ऐसे ही लोग जो भारत से किसी तरीके से पिछले जन्म में संबंधित थे पर अब नहीं है, इन्हीं को क्या कहते हैं? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो इसका डेफिनेशन होता है वैसा कोई इंसान जो या तो खुद इंडिया का नागरिक रह चुका है, या नहीं तो उसके फोरफादर्स, मतलब पिताजी, दादाजी, नानाजी कोई इंडियंस रह चुके हैं। ऐसे लोगों को एक खास दर्जा दिया जाएगा, वो भी सरकार को बताएंगे तब कि हमको ऐसा हम चाहिए कार्ड, तब उसको मिलता था पीआईओ कार्ड। क्या मिलता था? पीआईओ कार्ड। इनको थोड़े रियायत मिलते थे, ये भारतीय नागरिक नहीं है। पहला चीज, क्या पीआईओ भारतीय नागरिक है? आंसर है भारतीय नागरिक नहीं है। इनका भारत से संबंध रहा होगा एक समय में, पर अब ये विदेशी नागरिक हैं। क्या है ये? विदेशी नागरिक। एनआरआई भारतीय नागरिक हैं जो कि विदेश में रह रहे हैं। पीआईओ विदेशी नागरिक हैं जिनका संबंध भारत से रहा था। समझ में आ गया? इनके पास कहाँ का पासपोर्ट होगा? विदेश का। पीआईओ के पास जिस देश का नागरिकता है वहां का पासपोर्ट होगा। ये भारतीय पासपोर्ट होल्डर नहीं है। ये डिफरेंस आएगा तुमको कि निम्न में से कौन सा कथन पीआईओ के लिए सही है, वहां ध्यान दोगे। एनआरआई इंडियन पासपोर्ट होल्डर हैं, पीआईओ इंडियन पासपोर्ट होल्डर नहीं है, ठीक है। ये विदेश में रहते हैं, वहां का नागरिकता है, विदेश मतलब जिस भी देश में रहेंगे और वहीं का इनके पास पासपोर्ट होगा। तो हम क्या दिए हैं इनको? इनको कुछ विशेषाधिकार दिए हैं। एक टर्म है कि इनको वीजा फ्री एंट्री मिलता है, नोट्स उसमें थोड़ा सा सही करना, ठीक है। इनको वीजा फ्री एंट्री मिलेगा अगर पीआईओ कार्ड बना है। इनका क्या बनता है? कार्ड बनता है। क्या बनता है? कार्ड बनता था। और अगर किसी को पीआईओ कार्ड मिला हुआ है, बना हुआ है, सरकार से बनवाया हुआ है, तो इनको 15 वर्ष के लिए वीजा फ्री एंट्री मिलता था। कितना? 15 वर्ष के लिए, ठीक है। 15 वर्ष के लिए, ठीक है, याद रखोगे। इनको 15 वर्ष के लिए वीजा फ्री एंट्री मिलेगा। मतलब अगर कार्ड बनवाएंगे तो इस कार्ड का वैलिडिटी कितना होगा? 15 वर्ष। 15 वर्ष तक कभी भी ये आ सकते हैं, भारत में आके रह सकते हैं। इसके अलावा इनको भारत में 6 माह तक रहने का भी परमिशन है, ठीक है। इनको विशेष अधिकार तो नहीं है, ठीक है, भारत के नागरिक के जैसा कोई भी अधिकार नहीं है, लेकिन कुछ विशेषाधिकार है। जैसे 6 माह तक, ठीक है, 6 माह तक
बिना, ठीक है, बिना रजिस्ट्रेशन के, ठीक है, 6 माह तक बिना रजिस्ट्रेशन के भारत में रह सकते हैं, ठीक है, ये याद रखोगे। तो इनका 2 विशेषाधिकार, इनको याद रखोगे, 2 विशेषाधिकार मिला हुआ है। वीजा फ्री भारत में आ सकते हैं कितने साल तक? 15 वर्ष तक, और अगले 15 वर्ष बाद फिर ये रिन्यू करवा सकते हैं। जैसे तुम्हारा आधार कार्ड बना हुआ है, क्या इसका कोई वैलिडिटी है क्या? आंसर है नहीं, ये आजीवन है तुम्हारा। लेकिन तुम जो बनवाते हो सर्टिफिकेट अपना, ओबीसी सर्टिफिकेट या कोई भी और सर्टिफिकेट, ये साल भर के लिए बनता है, ठीक है, ये वैलिडिटी खत्म हो गया। वैसे इनका जो है 15 वर्ष का कार्ड बनता था। कितने वर्ष का? 15 वर्ष का। और इस बीच में कभी भी ये आएंगे, इनको बिना वीजा का, मतलब बिना कार्ड तो दिखाना पड़ेगा, वीजा वेरिफिकेशन नहीं होगा, ये आ जा सकते हैं। और बिना परमिशन का, मतलब बिना रजिस्ट्रेशन का, ये कितने दिनों तक यहाँ रह सकते हैं? 6 माह तक। ये इनके पास विशेषाधिकार था। क्या ये वोट डालेंगे? नहीं। इंडियंस को जितने अधिकार मिलते हैं वो सारे अधिकार इनको नहीं मिल पा रहे हैं। ना वोट डाल पाएंगे, ना नौकरी में हिस्सा ले पाएंगे। जमीन ये खरीद सकते हैं, लेकिन सिर्फ रईसी इलाका या कॉमर्शियल जमीन। कृषि भूमि सिर्फ भारतीयों को मिलता है, ध्यान देना। कृषि भूमि कौन खरीदेगा? सिर्फ इंडियंस खरीदेंगे, जो यहाँ का मूल निवासी है, मतलब यहाँ जो अस्थायी निवासी है। कृषि भूमि सिर्फ वही खरीद सकता है। कृषि भूमि खरीदना विदेशियों को बैन है। क्यों बैन है? इसके पीछे कंडीशन है, क्योंकि कृषि भूमि होता है सस्ता, विदेशियों के पास होता है पैसा ज्यादा। अगर मान लो हम विदेशी हैं, मेरे पास अरबों खरबों पैसा है, तो पूरा गांव खरीद लेंगे। हम खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे? और अगर गांव खरीद लिए तो मेरा अधिकार हो जाएगा उस क्षेत्र में। हो सकता है हम जमींदारी प्रथा को चालू कर दें, क्योंकि मेरा जमीन है सर, ठीक है। विदेशियों को कृषि भूमि से दूर रखा गया है। कृषि भूमि आपके लिए नहीं है। और दूसरी बात, एक और कंडीशन ये है कि आप कृषि भूमि खरीद के करेंगे क्या? आप कृषि भूमि खरीद के क्या करेंगे? कृषि तो यहाँ वाले लोगों के लिए है, उनका जीवन यापन चलेगा। आप क्या करेंगे? आप तो यहाँ रह नहीं रहे। तो आप ऐसा जमीन खरीदिए जो रईसी लिए काम हो, जिसमें पैसा दिखे। मुंबई में आया, 2 फ्लैट खरीद लिया 5 करोड़ का, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप कमर्शियल जमीन खरीदिए रईसी इलाके में। रियासी इलाका समझते हो? रियासी इलाका, रईसी नहीं, रियासी इलाका मतलब रेसिडेंस रहते हैं, जहाँ पे लोग रह रहे हैं। जैसे भागलपुर का ये इलाका क्या हो गया? रियासी इलाका, जहाँ पे लोग रह रहे हैं, ठीक है। और रियासी इलाका को छोड़ दोगे तो क्या मिल जाएगा? कृषि इलाका। तो कृषि जो खेत कर रहे हैं वो। तो याद रखोगे, पीआईओ को जमीन खरीदने का अधिकार है क्या भारत में? आंसर है हाँ है। क्या खरीद सकते हैं वो? कॉमर्शियल लैंड खरीद सकते हैं, कोई बिजनेस पर्पज से, या नहीं तो रिहायशी इलाका में घर द्वार खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कृषि भूमि वो नहीं खरीदेंगे। एक ही याद रखना, विदेशियों को कृषि भूमि खरीदने का परमिशन नहीं है, ये चीज याद रखना, ठीक है। इसके बाद और क्या परमिशन है इनके पास? वीजा फ्री, कितना दिन का? 15 वर्ष का। और बिना रजिस्ट्रेशन का कितना दिन भारत में रह सकते हैं? 6 माह। ये हो गया पीआईओ। लेकिन अब पीआईओ हो गया है समाप्त। अब पीआईओ क्या हो गया है? समाप्त। तो याद रखोगे, पीआईओ को 2015 के संशोधन में समाप्त कर दिया गया। कब समाप्त किया गया? 2015। याद रखोगे, 2015 में इसे क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया, ठीक है। 2015 में इसको क्या किया गया? समाप्त। तो ये याद रखोगे। क्या अब वर्तमान में पीआईओ एक्टिव है? तो आंसर है नहीं, पीआईओ कार्ड जारी नहीं होता है। जिसके पास भी पीआईओ कार्ड जारी था, उनका वेरिफिकेशन करके उनको ओसीआई में डाल दिया है। किसमें डाल दिया? ओसीआई में। और अब पीआईओ का कोई यहाँ पर चर्चा नहीं होगा, क्योंकि पीआईओ का दर्जा क्या हो चुका है? समाप्त। किस वर्ष समाप्त किया गया? 2015। संशोधन में है 2015 दिख रहा है, यही 2015 जो दिख रहा है, इसी में पीआईओ को समाप्त किया। क्या पीआईओ समझ में आया? 3-4 बिंदु जो तुमको याद रखना है। क्या क्या याद रखना है? पीआईओ का फुल फॉर्म क्या होता है? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। डेफिनेशन क्या हो गया? इसी से निकल जाएगा डेफिनेशन। वैसे लोग जो या तो भारतीय नागरिक थे या उनके पूर्वज भारतीय नागरिक थे, पर वर्तमान में वो भारतीय नागरिक नहीं है, वो विदेशी पासपोर्ट होल्डर हैं, ऐसे लोगों को स्पेशल दर्जा दिया जा सकता है। किसके थ्रू? पीआईओ कार्ड के थ्रू। पीआईओ कार्ड जारी होगा। क्या होगा? पीआईओ को कार्ड जारी होगा। कौन जारी करेगा? सरकार, हमारी सरकार जारी करेगी। अगर किसी को ये जारी हुआ है, कुछ रियायतें मिलेगी उनको कुछ चीजों में। 3 चीज मुख्यतः तुमको याद रखना है। क्या क्या याद रखना है? कि भारत में वो 6 महीना तक रह सकते हैं बिना रजिस्ट्रेशन का। दूसरा, बिना वीजा का ये 15 वर्ष तक आ सकते हैं। तीसरा, भारत में जमीन खरीद सकते हैं, लेकिन सिर्फ रिहायशी इलाका में और कॉमर्शियल लैंड। ये 3 फायदा मिला हुआ है। बाकी इनको किसी भी तरह का भारतीय सुविधा नहीं मिला हुआ है, जैसे कि वोट देने का अधिकार, नौकरी पाने का अधिकार जो भारतीय नागरिक को मिला हुआ है, या और कोई सुविधा है भारतीय नागरिकों के लिए, वो सारे अधिकार इनको नहीं मिले हुए हैं। क्या पीआईओ समझ में आया? सिर्फ टर्मिनोलॉजी जानना है बस, और ज्यादा कुछ है नहीं।
कब समाप्त हुआ पीआईओ? 2015 में, ठीक है। अब आ जाओ ओसीआई, ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। क्या होता है? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया क्या हो गया इसका मतलब? ओवरसीज क्या होता है? ओवरसीज क्या होता है? ये टर्म नहीं जानते हो? ओवरसीज का मतलब हो गया समुद्र के पार। क्या हो गया? ओवर द सीज, समुद्र के पार। मतलब विदेश में अगर हम कोई काम करते हैं तो उसको हम लोग ओवरसीज ब्रांच भी बोल देते हैं। जैसे हम अपना विदेश में ब्रांच खोल देंगे, क्या बोलेंगे? मेरा ओवरसीज ब्रांच 4 जगह है, यही बोलेंगे। तो ओवरसीज का मतलब क्या होता है? कि मेरा कुछ अंश अलग जगह जा चुका है, वो है विदेश जा चुका है। वही चीज यहाँ पे आया, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। मतलब वो सिटीजन ऑफ इंडियन सिटीजन के लिए वैलिड हैं, पर अभी है नहीं। अभी कहाँ चले गए वो? ओवरसीज में, मतलब विदेश में चले गए। अब ये कंफ्यूज करेगा ओसीआई और पीआईओ, ठीक है। पीआईओ में स्पेशल कंडीशन नहीं है, इसमें सिर्फ ये था या तो तुम या तुम्हारा एंसेस्टर भारतीय नागरिक था तो तुमको पीआईओ कार्ड मिलेगा, इसलिए इसको खत्म किया। क्योंकि ये दोनों एक ही जैसा है, ये दोनों एक ही जैसा। अंतर क्या था? अंतर ये है कि इसमें इसको भारतीय सिटीजन का कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, बस थोड़ा सा रियायत मिला हुआ है बस। लेकिन इसको जो है, इसको भारतीय सिटीजनशिप का बेनिफिट बहुत ज्यादा मिला हुआ है। इसके रेस्पेक्ट में भारतीय सिटीजन से कम और पीआईओ से ज्यादा, इसलिए एक नया टर्मिनोलॉजी इंक्लूड किया गया था। अगर देखोगे रैंकिंग में तो सबसे अधिकार मिला हुआ ज्यादा भारतीय सिटीजन को, मतलब मूल सिटीजन यहाँ का जो स्थायी है, उसके बाद एनआरआई, उसके बाद ओसीआई, उसके बाद पीआईओ। पीआईओ पहले आया था, ये बाद में आया, इसलिए हम ऑर्डर में ही लिखे। और पीआईओ को समाप्त इसलिए किया गया क्योंकि इसका कोई बहुत ज्यादा लॉजिकल नहीं बचता है। ये क्यों इंट्रोड्यूस किया गया? ये 2003 में लाया गया था। कब लाया गया था? 2003 में। इसमें एक स्पेशल प्रावधान दिया गया कि आप विदेशी नागरिक होते हुए भी भारतीय नागरिकता का मतलब क्या बोल सकते हैं, कार्ड रख सकते हैं। मतलब ओसीआई कार्ड जो होगा ये भारतीय नागरिक के कार्ड के समतुल्य होगा। समझना इस चीज, पूर्ण रूप से भारतीय नागरिक का कार्ड नहीं होगा, पर भारतीय नागरिक कार्ड के समतुल्य होगा, थोड़ा सा अधिकार में कमी होगा बस। और इसलिए कहा जाता है कि ओसीआई एक ऐसा टर्मिनोलॉजी है जो कि दोहरी नागरिकता को दिखाता है। किसको दिखाता है? दोहरी नागरिकता। अगर कभी एग्जाम में पूछा जाए, जब पूछा हुआ सवाल है कि भारत में कौन सा ऐसा प्रावधान है जो दोहरी नागरिकता को दिखाता है, कौन सा प्रावधान है? ओसीआई कार्ड। अब इसका डेफिनेशन देखो, एक ऐसा विदेशी नागरिक होता है जिसके पास सरकार द्वारा निर्गत ओसीआई कार्ड होता है, ठीक है। ये उनको प्रदान किया गया था 26/1/1950 को भारतीय नागरिक बनने के पात्र होने के लिए। मतलब अगर ऐसा कोई शख्स है जो ये क्लेम करता है कि जब भारतीय संविधान लागू हो रहा था उस समय में हमारा नागरिकता यहाँ का था, और किसी कारणवश हम विदेश शिफ्ट कर गए और मेरा बाल बच्चा वहीं रह गया, हम आ नहीं पाए। समझना इस कंडीशन को। अब तुमको अगर मान लो क्लास किसी कंडीशन से तुम्हारा छूट जाता है और हम नया बैच शुरू करते हैं, तो तुम्हारे पास उसमें पढ़ने का एक परमिशन रहेगा कि हम कंडीशन बता दें कि किस कारण से छूटा हुआ था। इसलिए नहीं कि हम सो रहे थे इसलिए नहीं आ पाए। कंडीशन अगर है मेरे पास, जेन्युइन कंडीशन कि हम उस दिन अवेलेबल हो सकते थे पर किसी कारण से नहीं हो पाए, तो हम दूसरे बैच में भी बैठ जाएंगे। यही सेम चीज यहाँ पे है कि जब भारत में संविधान लागू हो रहा था, ये चीख चीख के भारत कर रहा था कि जो है आ जाओ वापस, वापस बिना किसी कंडीशन का सिटीजन दे देंगे, लेकिन कुछ लोग नहीं आ पाया। तो जो उस समय में या हम या मेरे एंसेस्टर उस समय में भारतीय नागरिक होने के लिए एलिजिबल थे, पर किसी कारणवश नागरिकता उनको नहीं मिल पाया, वो विदेश में रह गए, पर अब उनको इंटरेस्ट है भारत में। क्या है? उनको इंटरेस्ट है कि हम भारतीय होने का मतलब क्या बोल सकते हो, गर्व महसूस करना चाहते हैं, हम में भारत से संबंधित हैं, तो हम सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि मेरे लिए कुछ कीजिए। और सरकार कुछ की, उसके लिए एक स्पेशल कार्ड बनाई। कौन सा कार्ड? ओसीआई कार्ड। इसीलिए कहा गया ओवरसीज इंडियन सिटीजन। क्या कहा गया? ओवरसीज इंडियन, ऐसा इंडियन सिटीजन जो दूसरे जगह चला गया है। समझ में आया? अब क्या बताए थे, हम दूसरे जगह ब्रांच खोल लेंगे तो ब्रांच तो वहीं ऑपरेट करेगा सब चीज, लेकिन कहीं ना कहीं नाम उसका किसके साथ नहीं रहेगा? मेरे साथ। वैसे ही ये था तो इंडियन सिटीजन, पर ये कहां चला गया? कहीं और। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? ओवरसीज इंडियन सिटीजन। कब लाया गया ये? 2003 में। इसका मूल प्रावधान क्या है कि 26/1/2000 मतलब 26 जनवरी 2000 नहीं, 1950, 26 जनवरी 1950 यानी संविधान लागू होने के दिन इनके या इनके फोरफादर्स को भारतीय नागरिकता लेने का अधिकार था। ऐसे लोग अगर अभी भी जिंदा हैं या उनका पूर्व मतलब क्या बोल सकते हो
आने वाला जनरेशन भारत के साथ जुड़ना चाहता है तो वो जुड़ सकता है, सिर्फ पाकिस्तान को छोड़कर। पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिक इसके लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। वो लोग नहीं बोल सकता है कि उस समय में तो था नहीं रह पाए, वो लोग नहीं करेगा। बाकी कहीं पे भी रह रहा है कोई, वो आकर क्लेम कर सकता है और सरकार उसको इन्वेस्टिगेट करेगी, और उसके अगर बात को सच पाया गया तो उसको एक कार्ड जारी किया जाएगा, उसको कहेंगे OCI कार्ड। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, ये भारत में एंट्री भारतीय नागरिक की तरह कर सकते हैं, यानी आजीवन बिना वीजा का ये भारत आ सकते हैं, ठीक है। क्या हुआ? रुक जाओ, आधार कार्ड अभी बनवाएंगे, अभी इसका पहले कंडीशन पढ़ लो, ठीक है। तो भारत में ये बिना वीजा, सबसे बड़ा इनको बेनिफिट क्या है कि भारत में बिना वीजा एंट्री इनको मिल सकता है। सबसे, जैसे हमको इंग्लिश अच्छा आता है तो हम कहीं पे भी जाएंगे, अगर बढ़िया से बोलेंगे चलेंगे तो सब मेरे से अट्रैक्ट होगा। अगर हम अमेरिका जा रहे हैं तो, और लोग हमसे बढ़िया से बात करेगा, ऐसा नहीं है कि नफरत करेगा, वो ऐसा बहुत कम होता है जो देखते हो, ठीक है। वो तुम्हारे चाल चलन पे भी डिपेंड करता है। लेकिन हमको जो ह्यूमिलिएशन फील होगा वो सबसे अधिक फील कहाँ होगा? एयरपोर्ट पर। जैसे तुमको पता चलेगा कि तुम इस देश के नागरिक हो और उस देश का उससे संबंध अच्छा नहीं है या तुम्हारा पासपोर्ट कमजोर है। जैसे अमेरिका में शाहरुख खान को 3 बार नंगा करके चेक किया है। अब सोच के देखो, शाहरुख खान को US एयरपोर्ट पर 3 बार अभी तक नंगा कर चुका है, कपड़ा खुलवा के चेक किया है। अब सोच के तुम देखो कि शाहरुख खान, जिसको तुम इतना बड़ा एक्टर मानता है भारत का, मतलब ये सोच सकते हो कि ये सब क्या बोलते गौरव है, उसको नंगा करके चेक कर रहा है। सोचो तुम्हारा क्या इज्जत रह गया, ठीक है। तो यही होता है कि तुमको ह्यूमिलिएशन फील होगा। कई ऐसे देश जाओगे ना तो देखेगा इंडियन पासपोर्ट खूब जांच करेगा तुम्हारा, पाकिस्तान पासपोर्ट देखेगा तो अलग बैठाएगा, पहले भाई थोड़ा अलग से चेक करेंगे, फिर लाएगा उधर से हथियार, उसके बाद पूरा सटा उटा के देखेगा कहीं कुछ है तो नहीं, पूरा सामान एक खोल के चेक करेगा। उसका तो और बदतर हालत है, उसका तो राजनयिक जो जाता है उसका भी चेकिंग होता है, साला कहीं भी बॉम्ब लेके तो नहीं आया है। इंडिया का उतना हालत खराब नहीं है, पर बहुत जगह पे हालत बहुत खराब है, ठीक है। हमारा भी रैंक कोई अच्छा नहीं है। तो सबसे अधिक ह्यूमिलिएशन कहाँ फील होता है? एयरपोर्ट पर। यही होता है विदेशियों के साथ। जो विदेशी हमारे यहाँ आ रहा है उसका सबसे अधिक सघन चेकिंग कहाँ होता है? एयरपोर्ट पर। अगर ये कोई भी किसी के पास OCI कार्ड है तो वो एकदम चौड़े होके आएगा, हम देखिए मेरे पास OCI कार्ड है, हम तो इंडियन नागरिक हैं बनने लायक, ठीक है। तो उसका कोई ज्यादा वेरिफिकेशन नहीं होगा, उसको बिना वीजा का भी इंडिया वो कभी भी आ सकता है, जा सकता है। आजीवन, इसमें क्या था? 15 वर्ष, इसमें क्या है? आजीवन। चलो एक बार सारा कंडीशन देख लो। ऐसा विदेशी नागरिक जिसके पास OCI कार्ड है, ठीक है, वो क्या कर सकता है? क्या क्या इनको अधिकार मिला हुआ है? आजीवन बिना वीजा का भारत आ सकता है, भारत में संपत्ति खरीद सकता है, लेकिन ये भी कौन सा नहीं खरीदेगा? कृषि भूमि नहीं खरीद पाएगा, ठीक है। क्या नहीं कर सकता है? तो भारत में वोट देने का या नौकरी पाने का अधिकारी नहीं है। अब कहाँ गया आधार कार्ड वाला? हाँ, तो भारत में वोट देने का और नौकरी पाने का अधिकार नहीं है, तो आधार कार्ड बनवा के क्या करेगा? समझ में आया? आधार कार्ड भारतीय अस्थायी नागरिकों का क्या बोलते हो, पहचान पत्र है, इसीलिए ये विदेशियों को नहीं मिल सकता है। तो जब भारत का वोटर ID कार्ड ही इशू नहीं होगा तो भारत में उसको कैसे आधार कार्ड इशू होगा? इसलिए आधार कार्ड किसी को इशू नहीं हो सकता, वो सिर्फ भारतीय अस्थायी। आधार कार्ड इशू करवाने के लिए तुमको जमीन का कागज देना पड़ता है, याद है? अब नहीं देना पड़ता होगा क्योंकि तुम्हारे पिताजी दे चुके होंगे, अगर पिताजी बनवाए होंगे तो वो दे चुके होंगे। पहला बार जिसका भी तुम्हारे खानदान में आधार कार्ड बना होगा उसके लिए संपत्ति का ब्यौरा लगा होगा, अस्थायी निवासी तुम है यहाँ का नहीं। संपत्ति ब्यौरा मतलब तुम यहाँ का रेसिडेंस है कि नहीं, कोई रसीद वगैरह, जमीन का रसीद वगैरह जो कटवाते हैं हम लोग सालाना, ये रसीद वगैरह लगाना पड़ा होगा। अब जैसे तुम अब क्या निवासी में भी लगता है ना, निवासी में तो लगेगा, एक निवासी में तो निवास दिखा रहे हो, आधार कार्ड बनने के लिए भी लगेगा। अब ऑनलाइन ही, अब ऑनलाइन तुमको ऐसा लगता है कि नहीं लग रहा है, पहली बार तुम्हारे खानदान में जो बनाया होगा, तुम तो रेफरेंस देते हो ना कि पिताजी मेरे पिताजी ये हैं, ठीक है, देते हो ना मेरे पिताजी ये हैं, वो तो दिए हुए होंगे, ठीक है। अगर अभी कंडीशन बदल गया है तो वो नहीं पता, पर शुरुआती दौर में जिसका भी बना था उसमें एक रेसिडेंशियल कार्ड मांगता था, ठीक है, रेसिडेंशियल लगेगा तभी बनेगा। वापस आओ, तो आधार कार्ड वगैरह सिर्फ भारत अस्थायी निवास, भारतीय अस्थायी निवासी का बनता है और किसी का नहीं। तो इनको क्या क्या अधिकार मिल सकता है, क्या नहीं मिल सकता, देख लिया। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, PIO यानी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, और NRI, तो NRI को सब अधिकार लगभग मिला हुआ है, PIO को कोई अधिकार नहीं मिला हुआ है। सिर्फ भारत आ सकता है 15 वर्ष तक बिना वीजा का, जमीन खरीद सकता है रिहायशी इलाके में, वो ये भी खरीद सकता है, और इसके बाद 6 महीना रहने का समय है। ये कभी भी आ सकता है और कभी भी रह सकता है कितना भी दिन भारत में, और ये कभी भी जिंदगी में कभी भी आएगा आजीवन, इसको कभी भी वीजा का आवश्यकता नहीं पड़ेगा एक बार अगर कार्ड बन गया। जितना PIO था उसको किस में कन्वर्ट कर दिया गया, या तो OCI में या उसको निरस्त कर दिया गया, और PIO अब हो गया समाप्त, ठीक है। अगर तुमसे कभी पूछ ले
कि भारत में दोहरी नागरिकता का जो समान क्या बोलते हैं अवेलेबिलिटी है कहीं पे, वो कहाँ दिखता है, वो दिखता है ओसीआई कार्ड। अब बोलोगे ऐसा क्यों है, क्योंकि ओसीआई कार्ड भारतीय नागरिकता होने का प्रमाण देता है उसको, और उसके पास एक मूल नागरिकता है जो जिस देश का वो नागरिक है, इसीलिए कहीं ना कहीं ये दोहरी नागरिकता का क्या दिखाता है, सबूत दिखाता है। अगर कभी तुमसे पूछा जाए एग्जाम में कि कौन ऐसा चीज है जो दोहरी नागरिकता को दिखाता है, वो कौन सा है, ओसीआई कार्ड। कौन सा है, ओसीआई कार्ड। ठीक है, चलो अब है नागरिकता में संशोधन। अभी तक कई बार संशोधन हो चुके हैं। 1955 में जो नागरिकता अधिनियम आया था, कब कब हुआ है एक बार ईयर सारा देख लो। पहला संशोधन एग्जाम में पूछा जाता है, और आखिरी संशोधन जो भी किया गया इसके बारे में डिटेल पूछा जाता है। बाकी सब हम लोग एक एक बार देखेंगे। तो अगर पूछा जाए नागरिकता अधिनियम 1955 में पहला संशोधन कब हुआ, 1996 कब हुआ, सॉरी 1986 कब हुआ, 1986। ठीक है, दूसरा कब हुआ, 1992 का कीवर्ड तुमको पता है, बताए थे, महिलाओं को, माता को मिला था अगर विदेश में बच्चा पैदा करती है तो भी उसको भारतीय नागरिकता मिलेगा। ठीक है, 2003 तीसरा, चौथा कौन सा है, 2005, इसके बाद 2015 और उसके बाद 2019। ठीक है, तो याद रखोगे 1986 जो था बड़ा बढ़िया क्रिटिकल चीज था। 1986 से पहले जो पहला कंडीशन था, कौन सा पहला कंडीशन था नागरिकता प्राप्त करने का, भारत में जन्म लेने वाला। क्या था, भारत में जन्म लेने वाला। 1986 से पहले भारत में कोई भी पैदा होता था उसको भारतीय नागरिकता के लिए एलिजिबिलिटी मिल जाता था। मतलब कोई भी विदेशी नागरिक भी अगर यहाँ पैदा हुआ है तो वो क्लेम कर सकता है कि हम भारतीय नागरिक हैं। अब ये बड़ा मतलब क्रिटिकल सिचुएशन बन रहा था कि विदेशी बच्चा पैदा हो गया, उसको जबरदस्ती नागरिकता के लिए वो एलिजिबल है, अब हम ना नुकुर करेंगे तो कंडीशन देना पड़ेगा, ऐसे वो एलिजिबल है, वो अप्लाई कर सकता है कि हम भारतीय नागरिक हैं। ठीक है, इसलिए इसको संशोधित करके ये कंडीशन खत्म किया गया ना, विदेशियों को ये परमिशन नहीं है, ये सिर्फ भारतीय मूल नागरिकों को है। अगर वो लोग यहाँ पे बच्चा पैदा उनका होता है तो उनको ऑटोमेटिकली नागरिकता मिलेगा। याद रखोगे 1986 में क्या किया गया, विदेशियों का जन्म अगर भारत में होता है तो भारतीय नागरिक नहीं माने जाएंगे। ये एक लाइन में याद करेंगे हम लोग, तुम लोग एक एक लाइन ऐड कर लेना। 1986 में क्या ऐड किया गया, अगर विदेशी भारत में जन्म लेते हैं तो भारतीय नागरिक नहीं होंगे। ठीक है, विदेशी अगर भारत में जन्म लेते हैं तो भारतीय नागरिक नहीं होंगे। कम से कम माता पिता में कम से कम एक का भारतीय होना जरूरी है। ठीक है, माता पिता में कम से कम एक का भारतीय होना जरूरी है। अगर विदेशी भारतीय धरती पर जन्म लेते हैं तो उनको नागरिकता नहीं मिलेगी। माता पिता में कम से कम एक भारतीय होना जरूरी है। तुम दोनों बार अलग अलग सेंटेंस बोल दिया क्या, समझ लो ना। अभी फिर बोलेंगे अलग बोल देंगे। क्या बोले थे, लिख लिया ना सब, नहीं लिखे हो, स्टार्ट करो तब हम जाएंगे उस रास्ते पे। स्टार्ट क्या किए थे पहली बार, हाँ, विदेशी अगर भारत में जन्म लेते हैं तो वह भारतीय नागरिक नहीं माने जाएंगे, तो वह भारतीय नागरिक नहीं माने जाएंगे, नहीं माने जाएंगे। ठीक है, और इसमें ऐड किए तो भारतीय नागरिकता प्राप्त करने हैं तो उनके माता पिता में किसी एक का भारतीय होना जरूरी है। अगर भारत में कोई बच्चा, जैसे मान लो कोई यहाँ का लड़का है और किसी विदेशी लड़की से विवाह कर लेता है, ठीक है, अगर बच्चा पैदा हुआ तो उसको भारतीय नागरिकता मिलेगा क्योंकि पिता कहाँ का है, भारत का। तो दोनों में से किसी एक का भारतीय होना जरूरी है, चाहे वो भारत में बच्चा पैदा हुई क्यों ना हुआ हो। अगर माता पिता दोनों विदेशी है तो उसको भारतीय नागरिकता नहीं मिलेगा। ये कब ऐड किया गया, 1986 में। इसके बाद 1992 में, 1992 में बताए कि इसमें अगर माता भी, इसमें ज्यादा बेनिफिट अगर पूछा जाए, एक एक लाइन में अगर तुमसे पूछा जाए 1992 में किसको बेनिफिट पहुंचा गया, एनआरआई को। किसको पहुंचा गया, क्या था बेनिफिट, पहले एनआरआई में सिर्फ पुरुषों के बच्चों को नागरिकता मिलता था। एनआरआई में किसको मिलता था, पुरुषों के बच्चों को। यानी भारत का अगर कोई एनआरआई है और वो पुरुष है तो चाहे वो कनाडा में ही उसका बेटा क्यों ना पैदा हुआ, वो भारतीय नागरिक हो जाएगा। पर अगर कोई महिला है भारत की और वो भी कनाडा में बच्चा पैदा करती है तो उसका बच्चा भारत का नागरिक नहीं होगा। ये भेदभाव दिखाता था, इसीलिए 1992 में इसको संशोधन करके लड़कियों को भी अधिकार दिया गया, आपके बच्चों को भी भारतीय नागरिकता मिलेगा अगर आप बाहर हैं। तो अगर एक वर्ड में पूछा जाए, क्या क्या लिखा है, हाँ, अरे रुक जाओ, हाँ, अरे रुक तो जाओ, ये पहले बोलने तो दो इसको। हाँ, 86 वाला है जन्म के आधार पर और 92 वाला है मूल, क्या होता है दूसरा वाला,
दूसरा वाला कंडीशन क्या था, वंश के आधार पर। पहला वाला जो कंडीशन है, ध्यान दो, पहला वाला जो कंडीशन ये भारत में बच्चा पैदा हो रहा है, और दूसरा जो कंडीशन है ये विदेश में बच्चा पैदा हो रहा है। समझ में आया? अभी भी समझ में आया कि नहीं आया? पहला कंडीशन है भारत में बच्चा पैदा हो रहा है तो उसका नागरिकता का क्या होगा। इसमें कहा गया कि माता या पिता में किसी एक का भारतीय होना जरूरी है। यहाँ की लड़की है, विदेशी लड़का से शादी की है और बच्चा पैदा भारत में किया तो उसको नागरिकता मिलेगा क्योंकि भारत में बच्चा पैदा हुआ है। अब यहाँ की लड़की है, विदेश चली गई है और विदेशी लड़कों से शादी कर ली है, अब वहां उसका बच्चा पैदा हुआ तो उसको नागरिकता नहीं मिलेगा क्योंकि ये कंडीशन दूसरा था। ये भारतीय क्या बोलते हो, कौन सा क्या बोले, जन्म के आधार पर जो था कंडीशन चला गया विदेश, अब भारत में नहीं है। इसमें ऐड किया गया 1992 में कि विदेश में भी अगर भारतीय लड़की बच्चा पैदा करती है तो उसको नागरिकता मिलेगा। कंफ्यूज हो गया दोनों में क्या? दो कंडीशन है, समझो इसी को। दो कंडीशन है, एक कंडीशन है कि भारत में अगर बच्चा पैदा हो रहा है तो उसका माता पिता किसी एक का भारतीय होना जरूरी है। कोई भी भारतीय होगा, चाहे माता हो या पिता हो, भारतीय अगर है, भारत में बच्चा पैदा हुआ है तो वो नागरिक भारत का कहलाएगा, उसका बच्चा भारत का नागरिक कहलाएगा। पर कोई भारतीय नागरिक है, ये विदेश चला गया है, समझ में आया? हम इसका नागरिकता समाप्त कर सकते थे कि तुम तो भारत में हो ही नहीं, पर हम इसको लिबर्टी दिए हैं कि अगर भारत के हो और विदेश में भी तुम बच्चा पैदा किए हो, तुम भारतीय नागरिक हो, इसलिए तुम्हारे बच्चों को भारतीय नागरिकता देंगे। तो पहले ये था कि भारत का कोई लड़का विदेश में अगर बच्चा पैदा करता है, अब लड़की अगर चाहे लड़की इंडियन हो या विदेशी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका बच्चा भारतीय नागरिक हो जाएगा। लेकिन अगर कोई लड़की विदेश में बच्चा पैदा करती है, अगर उसका पिता भारतीय नहीं है तो उसको नागरिकता नहीं मिलेगा, अगर उसका पिता विदेशी है तो उसको भारतीय नागरिकता नहीं मिलेगा। लेकिन 1992 में ये कहा गया कि अगर उसका पिता भारतीय हो या विदेशी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको भी नागरिकता मिलेगा। समझ में आया? ये माताओं को स्पेशल अधिकार था जो भारत में, इसीलिए क्या बताए, एनआरआई को बेनिफिट मिला, इसमें इंडियंस को बेनिफिट मिला, इंडिया में बच्चा पैदा करने वालों को। समझ में आया? क्लियर है? कभी भी डाउट है किसी को? चलो अगला है 2003। 2003 में अभी तुरंत बताए थे किसको इंट्रोड्यूस किया गया? ओसीआई को। किसको इंट्रोड्यूस किया गया? ओसीआई। 2003 में ओसीआई, ठीक है, एनआरआई को सुविधा, ये चीज बताए यहाँ। ओसीआई शुरू, ओसीआई शुरू। क्या किया गया 2003 में? ओसीआई शुरू, ठीक है। 2003 में क्या किया गया? ओसीआई शुरू। इसके अलावे एनआरआई को और कानूनी मान्यता, मतलब और मजबूती कानूनी अधिकार दिया गया एनआरआई को, थोड़ा और भी किया गया था, लेकिन मूल चीज मेरे लिए क्या है? ओसीआई शुरू, ठीक है। इसके बाद 2005 में क्या गया? इसमें ओसीआई कार्ड धारक को और अधिकार बढ़ाया गया, ठीक है। इसमें तुमसे ज्यादा पूछेगा नहीं, 2003 पूछेगा, उसके बाद 2015 पूछेगा। 2005 में क्या किया गया? ओसीआई कार्ड धारकों का अधिकार थोड़ा सा और बढ़ाया गया, ठीक है। 2015 में क्या किया गया? क्या किया गया? पीआईओ समाप्त, ठीक है, पीआईओ समाप्त। 2015 में पीआईओ समाप्त। और जो पीआईओ उस वक्त थे सबको किस में मर्ज कर दिया गया? ओसीआई में मर्ज कर दिया गया। तो अगर पूछा जाए कि 2015 में क्या हुआ? पीआईओ समाप्त हुआ, पीआईओ ओसीआई को एक ही बना दिया है, दोनों एक ही श्रेणी में आ गया। 2019 लेटेस्ट है, सबसे अंतिम में अभी कौन हुआ है? 2019, जो कि मोदी जी ने अभी रिसेंटली बहुत बड़ा, क्या बोल सकते हो, हंगामा भी खड़ा कर दिया था इसको करके, या ऐसा कैसे कर सकते हैं। इसमें साफ साफ कहा गया था कि 31 अक्टूबर 2024 तक, सॉरी 2014 तक, 31 अक्टूबर 2014 तक या इससे पूर्व अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से, यानी ये 3 देश है, कौन कौन सा? अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान। यहां से अगर कोई, ये तीनों देशों से अगर कोई नॉन मुस्लिम, एक वर्ड में क्या बोलेंगे? नॉन मुस्लिम अगर भारत आता है तो उसको भारत में अवैध नहीं माना जाएगा। समझ में आया? कोई हिंदू पाकिस्तान में रह रहा है, वहां से भाग के भारत आ गया है और भारत में रह रहा है, तो कंडीशन यही है कि उसको 2014 से पहले आ जाना चाहिए। और 2014 से पहले यहाँ रह रहा है वो परमानेंट। कई लोग ऐसे हैं जो 10 साल से रह रहे हैं, कोई 20 साल से रह रहा है, कोई 30 साल से रह रहा है, हम उसको अवैध मानते हैं और सबको जब चाहे भगा सकते हैं। पर इस संशोधन के बाद वो सारे नागरिक जो इन 3 देशों से है और वो नॉन मुस्लिम है, मुस्लिम को नहीं, नॉन मुस्लिम है, तो वो भारत में अवैध नहीं माने जाएंगे, वो भारत में ही रहेंगे। अभी हम सब पाकिस्तानी को भगाए ना, जितना पाकिस्तानी सबको भगा दिया ना, नहीं पता है तुम लोग को? अभी जो पहलगाम वाला हुआ था, जितना पाकिस्तानी था सबको भगा दिए, सबको अल्टीमेटम दिया जाएगा अगले 15 दिन में खाली कीजिए, नहीं तो मारेंगे पकड़ के आप लोगों को। चाहे कोई 30 साल से रह रहा है, कोई 25 साल से रह रहा है, सब भागे यहाँ से, सबको भगा दिया। बागा बॉर्डर पे ऐसे रख के लात मार के भगा दिए, ये गलत हुआ। अब वो लोग यहाँ इतना दिन से रह रहा है तो काहे भगाए भाई? इतना दिन पहले सोचते कि हमको नहीं रहने देंगे, पर जो भी है भगा दिए। पर अगर हिंदू या नॉन मुस्लिम है तो उसको नहीं भगाए,
क्योंकि वो हमारे यहाँ पे वैध नागरिक की तरह रह रहे हैं और वो एलिजिबल है। वो अधिकार उनको मिला नहीं, नागरिकता नहीं मिला नहीं है, पर वो एलिजिबल है किसके लेने के लिए, नागरिकता लेने के लिए। अगर ये कंडीशन लागू देखा जाए तो इससे लगभग 3 से लेकर 3.5 लाख आदमी को बेनिफिट होगा, क्योंकि ऐसे लोग हैं इन तीनों देशों से जो भारत में अभी रह रहे हैं। ये तो आधिकारिक डाटा है, ठीक है, आधिकारिक डाटा है, अनाधिकारिक डाटा कितना है ये नहीं पता। ये 3 लाख आधिकारिक लोग हैं जिसका इसको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। और कभी भी वो एलिजिबल है नागरिकता के लिए अप्लाई, शायद सब कर भी दिया होगा। और पहला लॉट शायद 2021 या 22 में, इलेक्शन से 1 साल पहले, इलेक्शन 24 में हुआ ना, 24 में हुआ था इलेक्शन, तो 2023 में शायद पहला लॉट इसका जो था नागरिकता देने का, शायद 2023 में ये लॉट शुरू हुआ है। अब धीरे धीरे सबको मिल रहा होगा, ठीक है, एप्लीकेशन किया नागरिकता मिल जाएगा, ठीक है, समझ में आया। तो इसमें हम पूरा लिखे हुए हैं, कंफ्यूज ना होना, ये सब नॉन मुस्लिम है, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, कोई भी होगा इसमें से, कोई भी हो, अगर भारत में हो रहा है तो वो भारत में अवैध नागरिक नहीं होगा, सिर्फ अवैध होगा मुस्लिम। कौन होगा, मुस्लिम, ठीक है, ये याद रखें। क्या हुआ, तुम यही है, चलो ठीक है, तुम यही रहेगा, तुम भारतीय नागरिक है, गर्व से बोलो आई एम इंडियन, इंडिया के लिए जान देने के लिए तैयार रहेंगे। नहीं बोल रहा है, हमको तो शक नहीं है, तुम खुद क्रिएट कर रहा है, हमको तो लग रहा है तुम एकदम पूरा मजबूत भारतीय है। चलो, इसमें से एक और चीज याद रखना, 2003 में एनआरसी जान रहे हो ना, पढ़ाएंगे कभी एनआरसी के बारे में। एनआरसी को भी कानूनी दर्जा जो दिया गया था वो 2003 में इसको दिया गया था, ये भी याद रखना। एनआरसी जो है उसको भी कानूनी मान्यता कब दिया गया, 2003। एनआरसी के बारे में कभी बताएंगे विशेष रूप से, अभी सिर्फ याद रखना 2003 में एनआरसी को भी कानूनी दर्जा दिया गया था, ठीक है। क्या नागरिकता अधिनियम में संशोधन समझ में आया, कितना हुआ है, 1 2 3 4 5 6, नागरिकता अधिनियम में कितना संशोधन हुआ है, 6। पहला 1986, ये अच्छे से याद रखना, पहला कब हुआ है, ईयर पूछता है, और अभी सबसे लेटेस्ट कब हुआ है, 2019। तो हम लोग सब एक बार पढ़ लेंगे। पहला याद रखना ही है, 1992 याद रखना ही है, क्योंकि महिलाओं को मिला है। तो बचा कौन सा, 2003, 2005 और 2015। इसमें देखोगे तो 2003 में ओसीआई आ गया, 2015 में पीआईओ समाप्त हो गया, तो बचा एक तो 2005 है ना जी, कम से कम ईयर तो याद रख लोगे, ठीक है, क्योंकि ये सब अल्टीमेटली कहीं ना कहीं तुमको पढ़ना ही है, ठीक है। फिर से रिपीट करते हैं, पहला नागरिकता अधिनियम में संशोधन 1986, दूसरा 1992, तीसरा 2003, चौथा 2005, पांचवा 2015 और छठा 2019, ठीक है। 2019 में नॉन मुस्लिम अफगानिस्तानी, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी को भारत में वैध नागरिक माना जाएगा, वो वैध तरीके से रह सकता है, भारतीय नागरिकता के लिए एलिजिबल है। कोई दिक्कत यहाँ तक, हल्का हल्का चीज है, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ टर्मिनोलॉजी है। चलो, अब इसमें कुछ और बात है जिसको याद रखोगे। भारत में अगर कोई विदेशी आता है तो उसको कोई अधिकार है क्या, तो आंसर है हाँ है। मौलिक अधिकार जो हमको मिले हुए हैं अनुच्छेद 12 से लेकर कहां तक, 35 तक, उसमें से कुछ अधिकार को छोड़कर उनको भी अधिकार मिले हुए हैं, ठीक है। मतलब हमारे पास क्या है, अक्टूबर है ना, दिसंबर है नोट्स में, क्या दिसंबर है, तो दिसंबर ही होगा, तब दिसंबर ही होगा, नोट्स में है तब। इतना डेट पे उतना ध्यान नहीं जाता है, ठीक है, दिसंबर ही होगा, ठीक है, दिसंबर ही होगा, नोट्स में है तो वो सही होगा, ठीक है। 31 दिसंबर 2014, ठीक है। क्या बोल रहे थे इसके बाद, हाँ, तो भारत में जो भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार मिले हुए हैं उसमें से कुछ अधिकार विदेशियों को भी प्राप्त है जो भारत आते हैं। यही कई बार सवाल तुमसे पूछ लेता है कि विदेशी को भारत में मिलने वाला कौन कौन सा अधिकार है, तो याद रखोगे 15, 16, 19, 29 और 30, इसको छोड़कर सभी अधिकार मिले हुए हैं। कौन कौन सा नहीं मिला हुआ है, 15, 16, 19, 29 और 30, यही हमको याद रखना है कि कौन कौन सा नहीं मिला हुआ है। इसको छोड़कर 12 से लेकर 35 तक जो चीजें देख रहे हैं, तुम्हारा तुमसे यही पूछा जाएगा कि कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिक के लिए है, कौन कौन सा, 15, 16, 19, 29, 15, 16 में क्या था, 15 में समानता का अधिकार, समानता का अधिकार मतलब सामाजिक समानता का अधिकार, ठीक है, सामाजिक स्तर पर भेदभाव नहीं होगा। 16 में नौकरी था, ठीक है। 19 में एक्सप्रेशन का अधिकार, ये विदेशियों को नहीं मिलता है, नहीं तो कुछ भी एक्सप्रेस करेगा वो लोग, ठीक है। भारत में खड़ा होकर बोलेगा भारत वाला हमको मार रहा है, इसलिए वो हमेशा बोलेगा हाँ इंडिया इज गुड, ठीक है।
29 और 30 माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज को अधिकार मिला हुआ है। तो तुम माइनॉरिटीज अपने देश में होगा, मेरे यहाँ थोड़ी ना जी, मेरे यहाँ तो तुम विदेशी नागरिक हो, तो काहे का अधिकार। तो याद रखो 15, 16, 19, 29 और 30 ये अधिकार केवल भारतीयों को प्राप्त है। इसके अलावे जो भी अधिकार है उसके लिए सब एलिजिबल है, विदेशी भी एलिजिबल है।